प्रैक्टिसिंग वकील को आप प्रेफर करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो फिर लास्ट टाइम आप नॉन प्रैक्टिसिंग जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उनको क्यों सपोर्ट कर रहे थे? ये सियासी बातें हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं था? ये सियासी बातें हैं। आसिम देओ के ख़िलाफ़ अगर इलेक्शन लड़ना है तो भट्टी साहब प्रॉपर कैंडिडेट नहीं हैं, ये उसको नहीं हरा सकते। भट्टी साहब के साथ थे सारे। अच्छा, इस दफ़ा आपके साथ हैं? जी मेरे साथ। ये भट्टी साहब को नहीं जितवा सके तो आपको किस तरह जितवाएंगे? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। भट्टी साहब के लिए है कि नो रिपीटर और देओ साहब के लिए है कि गो रिपीटर। में बहुत ही बुरी राय है उनके बारे में कि 22 करोड़ की असेसमेंट भी दुरुस्त नहीं है। एसी का दफ्तर तक तोड़ दिया जाता है, तो अगर वकील को गोली मार दी गई है तो उसके पीछे आप नहीं जाएंगे? नहीं लगता प्रैक्टिस करने वाला जो वकील है वो अपने यहाँ से फ़ायदे ले सकता है जजों से? बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन आपने किया है। जी जी। जजों से कॉलोनियाँ नहीं पास करवाई, मैंने कब्जे नहीं करवाए, वो वैसे किस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे? देओ साहब के 2-3 सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भट्टी साहब को खड़ा किया है क्योंकि ये कमज़ोर कैंडिडेट हैं, तो देओ साहब के लिए इलेक्शन इजी हो जाएगा इससे। भाई क्यों हम लोग उनको अमेरिका तक की सैर कराएंगे। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ सदर के उम्मीदवार सरफराज गुम्मन मौजूद है। 2016 में मकसूद अहमद भट्टी के साथ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब इनका दिल किया कि मैं सदर बनूं, तो इन्होंने सदर के लिए कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया। ये क्या क्या इल्ज़ामात लगाएंगे, क्या क्या जवाबात देंगे, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे, हम इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी गौरी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 कैंडिडेट के तो हमने इंटरव्यू कर लिए, उम्मीद है आपने सुने भी होंगे, तो आप सुनाएं आपकी कैंपेन कैसी जा रही है? जी मैं वो पूरे तो नहीं सुन सका, कुछ उनके पार्ट्स देखे हैं मैंने। कैंपेन के बारे में अगर पूछें तो कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। आप वकालत के साथ कोई और बिजनेस भी करते हैं? जी नहीं, मैं वकालत ही करता हूँ। आप वकालत से इतना महंगा इलेक्शन कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? सुना है करोड़ों रुपए लगते हैं। जी ये बात, आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है। तो गौरी भाई अल्लाह का शुक्र है, हम ज़मींदार हैं, मेरे कबीला है पीछे, भाई बहन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बरादरी है, मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, सब मिलके अल्लाह का शुक्र है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। उसमें जो बाकी मेयार हैं कैंडिडेचर के, वो आपको पूरे करने होते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या बाकी में आ रहा है पैसों के अलावा? मेरे ख्याल में तो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस पीरियड है वो आपका मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है। आपको एक प्रैक्टिसिंग वकील होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग वकील को आप प्रेफर करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो फिर लास्ट टाइम आप नॉन प्रैक्टिसिंग जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उनको क्यों सपोर्ट कर रहे थे? लास्ट के ये 1 साल के अंदर अंदर आपके तजुर्बात चेंज हो गए हैं, आपके ख्यालात चेंज हो गए हैं। नहीं, आप बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे ख्यालात ना तो चेंज हुए हैं और ना ही मैं आप ये कह लें कि नॉन प्रैक्टिसिंग वकील को सपोर्ट कर रहा था। उसमें देखना ये होता है कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है। अवेलेबल ऑप्शन में यूँ समझें कि जो प्रैक्टिसिंग स्लॉट में ऑप्शन थी उससे तो बेटर ऑप्शन मैंने अडॉप्ट की थी। जो उस वक्त की पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं ना, जी जी, तो पॉलिटिकली मैंने वो डिसीजन मेरे ख्याल से ठीक लिया था। 2016 में आपके साथ मकसूद अहमद भट्टी आपके सीनियर थे, आपके प्रेसिडेंट थे, आप वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थे। आप उनको उस दौर में कैसा देखते हैं? क्या उन्होंने अपनी सदारत का जितना भी टेन्योर था किस तरह गुजारा? क्या वो कामयाब हुए वकला को सर्व करने में? अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल हमारा बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा। हम आज एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं ये नहीं समझता कि मैं आज उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दूं कि उनमें ये कमी थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन से या जजेस से बदतमीज़ी करते थे। जिसके हवाले से तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं तो जजेस को बाहर खाने नहीं था खाने देता, मैं तो इजाज़त ही नहीं था देता कि बाहर जाके खाने का। मैं कहता था बिल लेके आओ, उनकी फैमिली तंग थी। ये सियासी बातें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये सियासी बातें हैं। मैं इन पे बस इतना ही कहूँगा कि ये सियासी बातें हैं। क्या ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन है? वो तो आपकी फील्ड है, आपको बेहतर पता होगा। ये फिजिबल नहीं है कि आप जजेस से कहें कि आप रसीद लेके आएँ, आपने शॉपिंग कहाँ से की है, आपने खाना कहाँ से खाया है। भाई देखें, जजेस अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जुडिशरी और बार लाजमा मलजूम है, दोनों की इज्जत होनी चाहिए। जी। 2016 के अंदर मकसूद अहमद भट्टी के सदर थे, आप जनरल सेक्रेटरी थे, तो ये प्यार तो ऐसा बढ़ना चाहिए था कि एक दूसरे का बंदा, वो पंजाबी में कहते हैं मैं तेरा वसा ही नहीं खांदा, तो ऐसा होना चाहिए था। फिर क्या हो गया ऐसा? क्या कोई मुखालफत आ गई? क्या मामला हो गया कि आपने 2022 में आसिम देओ का बैच लगा लिया, उनको उनके शाना बशाना रहे, बड़े सपोर्टर्स में आपका नाम आता है? क्या वजह हो गई थी?
उसमें ये है कि फ़ैसले तो सियासी तौर पर लिए जाते हैं। दूसरा ये है कि भट्टी साहब से मेरी कोई मुखालफत ज़ाती कोई नहीं है, ऐसा ना तो हमारे दरमियान कोई ऐसा इशू क्रिएट हुआ कि जिससे मैं कहूँ कि मैं इस वजह से भट्टी साहब के ख़िलाफ़ हो गया। उनकी तबीयत में थोड़ी सख्ती है, वो अपनी ज़ात के अलावा बाकी लोगों को जगह कम देते हैं अपने हल्का अहबाब में, तो शायद ये वजह बनी। तो दूसरा ये है कि जैसे आपने मुझसे ये पूछ लिया कि जी आप भट्टी साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, तो ये सवाल भट्टी साहब से भी आप पूछ सकते थे कि वो मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब अगर मैं बतौर कैंडिडेट सदर आया था तो उन्हें मेरे ख्याल से मेरे हक़ में विड्रा करना चाहिए था। तरह विड्रा कर लेते। पिछली दफ़ा आपने उनके खिलाफ बैच लगा लिया था, यहाँ तो प्यार मोहब्बत होता, आप उनके साथ खड़े होते, फिर तो विड्रा करवाने के लिए आप कह सकते थे। लेकिन चूँकि पिछली दफ़ा आपने बिल्कुल मुखालफत की, सरेआम मुखालफत की, बैच लगाया उनके खिलाफ, तो वो किस तरह फिर आपकी इस दफ़ा हया करते कि यार नहीं मेरे सेक्रेटरी थे, अब ये सदर हैं, मैं बैठ जाता हूँ। सही आप कह रहे हैं। उसमें ये है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कोई दुश्मनियाँ नहीं होती, ठीक है, कोई पक्की मुखालफत नहीं हो जाती। हर किसी का हर दफ़ा का एक माहौल होता है, हर किसी का हक होता है। दूसरी बात आपने कही कि वो आपके हक में क्यों विड्रा करते या वो आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त क्यों देते, खुद ना लड़ते। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो भट्टी साहब के सपोर्टर्स थे उस वक्त, जो चीफ सपोर्टर्स थे, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, वो मेरे साथ थे, वो मुझे इलेक्शन लड़वा रहे हैं। एज अ कैंडिडेट फ़ैसला होने जा रहा था, तो उस मीटिंग में जो इख्तलाफ हुआ, जो उसमें लोगों ने भट्टी साहब को बतौर कैंडिडेट मानने से इनकार किया और डिस्करेज किया इस फ़ैसले को कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। आसम देव के ख़िलाफ़ अगर इलेक्शन लड़ना है तो भट्टी साहब प्रॉपर कैंडिडेट नहीं है, ये उसको नहीं हरा सकते। कोई दूसरा, कोई फ्रेश फेस, कोई कह लें कि यूथ में से कोई कैंडिडेट हमें चुनना चाहिए। जिसमें जो उनके साथ कई लोग थे वो मेरे साथ आए, उन्होंने कहा कि यार ये कैंडिडेट बेहतर है, ये प्रॉपर कैंडिडेट है, ये कम्पीट करेगा। तो भट्टी साहब ने इस फैसले को माना। मतलब आप तो बोला जो पिछली दफ़ा मेरे साथ थे वो आज भी मेरे साथ हैं, हत्ता कि जो आसम देव साहब के साथ थे वो भी मेरे साथ हैं, वो मोस्टली लोग, तो टूट के कोई नहीं गया। तो ऐसा कौन सा नाम है जो टूट के आपके साथ लगे? बहुत से लोग मेरे साथ हैं, वो भट्टी साहब को भी पता है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, परवेज़ चीमा साहब का नाम, एक बहुत सीनियर वकील हैं वो, बैरिस्टर जमशेद साहब हैं, सईद अहमद भली साहब हैं, ताहिर सुल्तान साहब हैं, अदनान सफदर साहब हैं, बहुत उसमें सीनियर वकला शामिल हैं। तो मैं उनका नाम अगर लेना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल से तो वो एक लंबी लिस्ट है। ये सारे नाम पहले भट्टी साहब के साथ थे? ये भट्टी साहब के साथ थे सारे। अच्छा, इस दफ़ा आपके साथ हैं? जी मेरे साथ। ये भट्टी साहब को नहीं जितवा सके तो आपको किस तरह जितवाएंगे? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस दफ़ा ये है कि जो आपने पहले ही जिक्र किया कि मैं पिछली दफ़ा आसम देव साहब का सपोर्टर था। जी जी। तो मेरा एक ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस ग्रुप में फॉल करता हूँ, वकला का, मेरे भाइयों का। वो हम लोग 50-60 प्लस लोग हैं। वो भी आसम देव साहब से निकाला। मेरी कैंपेन से मैं आपको 3-4 ग्रुप ऐसे हैं जो रिवील करना मैं मुनासिब नहीं समझता, वो आसम देव साहब से निकाले हैं। भट्टी साहब से इस हद तक उनके फेस से या उनके धड़े से मेरे साथ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बात तो इलेक्शन वाले दिन ही खुलेगी ना। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह में दोनों कैंडिडेट्स को लोग डिस्करेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार रिपीटर्स नहीं होने चाहिए। जो पिछले दिनों एक बार में प्रोग्राम था, वहाँ पे डिबेट हमारी सालाना होती है, तो डिबेट में मैंने अपनी तकरीर में कहा कि मेरा नारा है, मेरे दोस्त भी इसमें और वकला जो हमारी बार के हैं मुअज़्ज़ज़ वकला, वो इस दफ़ा चाह रहे हैं कि नो रिपीटर और गो रिपीटर। एक कैंडिडेट के लिए, भट्टी साहब के लिए है कि नो रिपीटर, और देव साहब के लिए है कि गो रिपीटर। तो हमारे इस मुअज़्ज़ज़ प्रोफेशन में रिपीटर्स को बार बार जीत के आने वाले लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। साहब आ जाएं अगर आसम देव साहब के साथ की तरफ, तो आप उनके सपोर्टर भी थे, वोटर भी थे जी जान के साथ, तो इस दफ़ा उनके मुखालफ ये समझ नहीं आई कोई। हमारे यहाँ पे दोबारा इलेक्शन लड़ने को अच्छा समझा ही नहीं जाता। अखलाकी तौर पर ये ट्रेडिशन है, रवायत है
कि भाई आप रिपीट नहीं करोगे। अगर आपके जहन में कोई इस्लाहात हैं, कोई प्रोग्राम है, तो आपके साथी मौजूद हैं, आप किसी को भी इलेक्शन लड़वाएं, वो सर्व करेंगे। आप अपना तजर्बा शेयर करें। आप उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि सदर मुंतखब होकर ही बार को सर्व किया जा सकता है। जी जी, आपने पिछली दफ़ा उनके साथ ताउन किया, उनकी मदद की, उनके साथ खड़े रहे, उनको मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन किया। इस दफ़ा क्या आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस दफ़ा मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें? नहीं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की और ना ही मैं ये मुनासिब समझता था, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें मेरी ज़ाती राय, तो मुझे उन्होंने मायूस किया। क्योंकि बार में मैं अब ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करूँगा, बार में बहुत ही बुरी राय है उनके बारे में कि वो कोई प्रोजेक्ट में मामलात हैं, उस पर पंजाब बार काउंसिल की इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है। कंस्ट्रक्शन थी हमारे चैम्बर्स की नए वकला के लिए, जो हाई कोर्ट ने हमें जगह दी 2 कनाल की, यहाँ महकमा ज़राअत की जगह थी, वो उन्होंने चैम्बर्स बनाने के लिए हमें उसमें से 2 कनाल जगह दी। उस पर एक प्रोजेक्ट किया गया, वकला के लिए नए चैम्बर बनाए गए। जी जी, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें फ़ाइनल डिसीजन तो पंजाब बार काउंसिल की कमेटी ही देगी। उसमें मुझे एक बात का पता चला है कि कमेटी के जो मेंबरान हैं वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने रकम कलेक्ट की थी बार से, वकला से, वो 31 करोड़ से प्लस थी। इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद जाके इन्होंने बताया है कि जी हमारा ठेका जो था वो हमने 22 करोड़ 61 लाख में कुछ में उसमें उससे ऊपर दिया था। तो अब कमेटी कह रही है कि ये 22 करोड़ की असेसमेंट भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बजाय इसके कि उन्होंने रीअसेसमेंट कराएं उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, उन्होंने उसका हल क्या निकाला है कि हम इसको दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट कर लेते हैं, इलेक्शन में चले जाते हैं, जीत के दोबारा से आ जाते हैं ताकि हमें को पूछ ना सके। मेरा यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीतूँगा। आपको अगला साल नसीब नहीं होगा, लेकिन फ़र्ज़ करें आप जीत भी जाते हैं, तो ये किधर की शराफत है भाई कि आप इख्तियार में रह के तो लोगों को हिसाब से महरूम कर रहे हैं। कोई पूछ नहीं सकता कि जी पैसे उनके कहाँ लगे हैं, ये गलत है। आप सदर बनने के बाद उनके साथ कितनी देर रहे हैं, शाना बशाना चलते रहे हैं? बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहा और एक दिन भी उनके साथ नहीं चला मैं। मुझे उन्होंने ऑफ़र की कि फ़लाँ कमेटी, मैंने कहा भाई मुझे तो किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना। ठीक है, आप अपनी वर्किंग करें, जो आपके करीब लोग हैं उनको ऑब्लाइज करें आप। मैं तो नहीं आपके साथ चलूँगा, ईमानदारी से चलें, लोगों की खिदमत करें जैसे हमने 2016 में मैंने की थी। ठीक है, मैं अपनी बात करूँगा। उनका ये कहना था अगर 7-8 करोड़ रुपया मैंने कंपेन पे इन्हीं के कहने पे को आगे ले जाएं तो मैंने खर्च किया, तो मैंने 2-4 करोड़ रुपया अपना मुंह काला करना था इधर से कमा के। मुझे अल्लाह ने बहुत दिया है, मैं यहाँ पे बाहर में कमाने नहीं आया। ये उनके अल्फाज थे। ये उनका मौक़िफ़ है ना, ये उनका मौक़िफ़ है। हाँ, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, वो आप प्रोजेक्ट कर चुके हैं। जो उनके बारे में मैंने बात की है या जो लोग बात कर रहे हैं या जो इंक्वायरी चल रही है वो भी आपके सामने है। मकसूद भट्टी साहब के पास बताने के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने बताया कि ये ज़मीन अलाट करवाने में और बड़े काम करवाने में मैंने बड़ा काम किया। उनके भाई महमूद भट्टी और सीनियर सदूर, उन्होंने भी बड़ा काम किया। ये जो इसकी चैम्बर्स की ज़मीन है वो उन्होंने अलाट करवाई। सुनी थी उसमें, ये रेलिवेंट पोर्शन शायद मैंने भी सुना है, उसमें बड़ा एहतराम है। उनके बड़े भाई हाई कोर्ट के जज रहे हैं, हमारा भी फ़ख्र है वो सियालकोट से, तो ड्यू टू सम रीज़न्स वो मुस्तकिल नहीं हो सके, वो और बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी बड़ी शख्सियात को लेके आया। जो ओथ सेरेमनी थी उस पर एतदाद हसन साहब, उसको मैं और मेरे मरहूम वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब का एतदाद साहब से अच्छा ताल्लुक़ था, तो मैं और मेरे वालिद साहब गए थे उनको इनवाइट करने के लिए एतदाद साहब को। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा आपके कहने पे। वो आए। मुझे तो याद है, मैं अब आपके फोरम से ये भी बता दूं कि उस फंक्शन का जो खाने का बिल था वो भी मैंने अपनी जेब से दिया था। तो आप क्या समझते हैं, ये वकला सेटिस्फाई हैं उनकी 1 साल की परफॉर्मेंस से? सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, ये अल्टीमेट फ़ैसला तो 14 तारीख को ही आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। तो अभी मेरी नज़र में वकला बड़े हैजान का शिकार हैं, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं फ़ील कर रहे। वकला में बड़ा कह लें कि एक गम व गुस्सा है। 2 वाक़यात हुए, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं चौधरी तौसीफ़ साहब, उनके भाई को नाहक कत्ल कर दिया पिछले दिनों, आपने भी सुना होगा हाजीपुरा। तो उसकी पैरवी के सिलसिला में बाहर ने उस तरह से बैक नहीं किया उनको। दूसरा वाक़या, हमारे एक वकील भाई को
गोली लग गई एक नापसंदीदा वाक़या में, उसमें मैंने सुना कि बड़े ऑफिशियल हाथ इन्वॉल्व थे। हमारी बार ने बॉदर ही नहीं किया। वो बड़ी मुश्किल से उसको दूसरी ज़िंदगी मिली है बेचारे को अपने माँ बाप की दुआओं से। बार ने काबिल अफसोस है इनका रवैया। हमारी बार मैंने अब अफसोस के साथ कहूँगा कि पार्क पे कुछ लोग कब्ज़ा कर रहे हों तो उस मामले में जाके एसी का दफ्तर तक तोड़ दिया जाता है। तो अगर वकील को गोली मार दी गई है तो उसके पीछे आप नहीं जाएंगे क्या? बहुत काबिल अफसोस है। मैं आपको एक वाक़या कोट करता हूँ। मेरे एक वकील भाई हैं, मैं 2016 में सेक्रेटरी था। उन्होंने मुझे रात के 2:30 बजे कॉल की कि जी मेरे घर के सामने कुछ लोग आ गए हुए हैं जो मेरे मोहल्ले के ही हैं, मेरा उनके साथ तनाज़ा था, तो वो तो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैंने कहा यार ऐसी वाक़या वाकई ऐसे है? उन्होंने कहा जी वाकई ऐसे है। रात को 2:30 बजे मैं घर से गाड़ी लेकर निकला हूँ। मेरे दोस्त थे उस वक्त SHO सिविल लाइन भी, मैंने उसको कॉल की। मैंने मीडिया के मेरे एक दोस्त थे चेयरमैन प्रेस क्लब, उनको कॉल की। 2-3 और लोग इकट्ठे किए जो उसमें मुख्तलिफ शोबाजात से थे। तो पुलिस की नफरी लेकर हम लोग पहुँच गए। 3:15 बजे मैं उसके घर के सामने था। यहाँ पर मैं अपने गाँव से आया था। मेरे गांव की मुसाफत वैसे तो 25-30 मिनट की है, लेकिन मैं घर से 20 मिनट में यहाँ पे पहुँचा था सारे दोस्तों को लेकर। पुलिस थी। हमने जाकर पूछा, वो इत्तफाक से वैसे उस तरह की शायद इमरजेंसी तो नहीं थी, लेकिन शायद देखें जब कोई एस्टिमेटेड चीज़ें तो नहीं होती जी जी, शायद जो चीज़ वो फील कर रहे थे वो उनके जहन में तो ज़्यादा ही हो। बिल्कुल ऐसे। हमारे आने से इतना तहफ़्फ़ुज़ फील किया उन्होंने। फिर जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने माफ़ी मांगी उनसे, उन्होंने रफ़ा दफ़ा किया, उन लोगों को गिरफ़्तार कराया मैंने मौके पे। दूसरे दिन उन्होंने माफ़ किया उनको। प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग वकील को किस तरह देखते हैं आप? प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग, मेरे ख्याल से जो बार का ओहदेदार होता है ना जी जी, वो कम से कम प्रैक्टिसिंग वकील ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग वकील ही वकला के मसाइल को समझ सकता है। उसी को पता है कि जजेस के साथ कैसे डील करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे डील करना है, अपने वकला भाइयों के क्या मसाइल हैं, हमें कैसे वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप करना है। आपको नहीं लगता प्रैक्टिस करने वाला जो वकील है वो अपने यहाँ से फ़ायदे ले सकता है जजों से कि यार ये सदर का मामला है, सदर का केस है, इस पे हमने इसको हैंडल नहीं करना, इसको प्रायोरिटी देनी है? क्या ऐसा हो सकता? बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन आपने किया है। जी जी, बिल्कुल ऐसा है। और हमारी ट्रेडिशन इसमें ये है कि अब भट्टी साहब को दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने की क्यों ज़रूरत पड़ गई है उस पर मैं बात नहीं करता। ठीक है। तो हमारी ट्रेडिशन ये है कि इसको डिस्करेज करते हैं कि कोई भी प्रैक्टिसिंग वकील जब ओहदेदार मुंतखब हो जाएगा तो वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या अपनी प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेगा इस ओहदे को। ठीक है। तो ये तो फिर फ़ायदा नहीं है देव साहब के सदर बनने का। वो किसी मामले में भी प्रैक्टिस अगर ना करते हो, जो इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है प्रैक्टिस नहीं करते, जिसे कहते हैं ना कि वो फ़ायदे नहीं लेंगे। उनका एक सेकंड, उनका ये भी कहना था कि जो है ना मैंने जजों से कॉलोनियाँ नहीं पास करवाई, मैंने कब्जे नहीं करवाए। वो वैसे किस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे? अब ये तो वही बताएंगे ना कि एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि मैंने बस जजों से कॉलोनियाँ नहीं पास करवाई, जजों से कह के कब्जे नहीं करवाए, मैंने अपने मामला सीधे नहीं करवाए। वो आप ये मैंने किया, बाकी मैंने सारे काम किए। गौरी साहब आप सहाफ़त से रिलेटेड हैं। जी जी, आप अगर मुझसे किसी का नाम सुनना चाह रहे हैं तो वो आप बतौर साफ़ी ज़रूर मुझसे एज ए इन्वेस्टिगेटर पूछ रहे हैं। वैसे तो सबको पता है कि कौन कॉलोनीज़ का काम कर रहा है, कौन हाउसिंग का काम कर रहा है, कौन यहाँ पे हमारे एक कैंडिडेट है उन पे ख़र्चा भी इसीलिए कर रहा है। अभी हम सुन रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स के खाने भी वो कॉलोनीज़ के मालिक कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पीछे कि हम इन पे आज इन्वेस्ट करेंगे तो कल को हम फ़ायदे लेंगे या कल को हमारे मामला जो हैं जजेस से या एडमिनिस्ट्रेशन से मुफ्त में निकलवा लिए। हमने कहा ना कि अगर वो प्रैक्टिसिंग नहीं है तो वो नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। मैंने आपको पहले बताया कि प्रैक्टिसिंग वकील के अलावा और कोई मसाइल नहीं समझ सकता इस कम्युनिटी के। जो ओहदेदार है उसको प्योर प्रोफेशनल, प्योर प्रैक्टिसिंग होना ज़रूरी है। जो साहब अभी आप ख़ुद बता रहे थे कि वकला की शिकायतें हैं कि जजेस नहीं सुनते हैं, फैसले लेट हो रहे हैं। जी जी, भट्टी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था। जी हाँ, कोर्ट्स में जजेस वकला को इज़्ज़त नहीं दी जा रही है।
आजकल तो एक जज साहब के बारे में बड़ा शोर है कि जी वो बड़ी ह्यूमिलेटिंग उनका रवैया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अहदेदार उसमें कोई इतनी सख्त हो उसमें, या इतनी समझ बूझ रखता हो, या इतनी उसका विजन हो, उसको अपने जॉब का पता हो, तो कैसे कोई जज ह्यूमिलेट कर सकता है किसी वकील को। वकील भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है, वो इस जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा होता है। जजेस की इज्जत सर आँखों पे, लेकिन जो अपनी सीट पे बैठ के फ़िरौन बनने की कोशिश करे वो स्टेशन पे क्यों रहे अगर सदर इतनी सख्त रखता हो या इतनी समझ बूझ रखता हो। अच्छा, आप जैसे वकला की डिग्निटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सियासत को इन्वॉल्व कर देना, नून लीग, ये पीटीआई, ये इस तरह के मतलब इनके फोरम्स को अपने साथ मिलाना, इनकी सपोर्ट हासिल करना, इसको किस तरह देखते हैं? उसमें ये है ना कि सियासी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बाहर से। सोसाइटी है ना गौरी साहब, जी जी, सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग भी बतौर वकील भी सोसाइटी का हिस्सा है। हर वकील किसी ना किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक है। मैं अपने बारे में कहूँगा जी जी, कि मुझे मल्टीपल पार्टीज़ की हमायत हासिल है। किन किन पार्टीज़ की? मतलब नून की भी, पीटीआई की भी? हाँ, नून की भी, पीटीआई फोरम ने मुझे अनाउंस किया है, पीपल्स पार्टी की। पिछले दिनों अभी आपके सवाल के पराये में ही मैं इसको थोड़ा सा, अगर आपकी इजाज़त हो तो बढ़ा दूं जवाब को, कि पिछले दिनों डिस्कस होता रहा कि जी ये किसी के कहने पे खड़ा हुआ है इलेक्शन पे या किसी की इल्ज़ाम लगाया था आप पे 2016 में जो सदर बार रहे हैं मकसूद अहमद भट्टी साहब, उन्होंने कहा कि आसिम दियो ने खुद खड़ा किया हुआ है। ये अंदर की बात है। कुछ वाकफा ने हाल ये बताते हैं कि सरफराज गुमन साहब को खुद खड़ा किया ताकि इनके वोट मकसूद भट्टी साहब को ना पड़ जाए। ये आज आपके मुंह से मुझे सुनने को मिला कि उन्होंने डायरेक्टली मकसूद भट्टी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था। तो अगर किसी ने भी लगाया था, मैं मकसूद भट्टी साहब का वैसे नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरी इल्ज़ामात लगाने की आदत नहीं है और किसी के ख़िलाफ़ कह लें कि मुग़लज़ात या इस तरह की बात करने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जिसने भी ये इल्ज़ाम लगाया, ख़्वाह वो कितना भी बड़ा अपने आप को समझता हो, मेरे जहन में बहुत सख्त बात आ गई है, मैं थोड़ा सा इसको नरम कर लेता हूँ, मैं सख्ती से कंडेम करता हूँ। तो इसको कम से कम ऐसे लोग ही इल्ज़ाम लगाते हैं जिनकी नज़र में अपनी इज़्ज़त की कोई हैसियत नहीं होती, वो किसी की इज़्ज़त उछालने की कोशिश करते हैं। मैं 14 तारीख को इलेक्शन जीतूंगा, भट्टी साहब को खुद पता चल जाएगा कि ये इल्ज़ाम मुझे नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा, लास्ट में हमें ये बता दें कि बातें तो दोस्त ऐसी भी कर रहे हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ा दूं कि शुरू में ये बात निकली थी कि देव साहब के 2-3 सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भट्टी साहब को खड़ा किया है क्योंकि ये कमज़ोर कैंडिडेट हैं, तो देव साहब के लिए इलेक्शन ईजी हो जाएगा इससे, भट्टी साहब के इलेक्शन लड़ने से। 14 तारीख को अगर आप जीत जाते हैं तो क्या क्या ऐसे ड्रॉबैक्स आप देखते हैं कि बार में ये रह गया और मुझे वकला की डिग्निटी के लिए ये करना चाहिए जो साबका सदूर नहीं कर सके, साबका सेक्रेटरीज नहीं कर सके, अब मैं सदर बनाऊं तो मैं ये करूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि वकला की डिग्निटी प्राइमरी इशू होगा, और दूसरे नंबर पे यंग वकला के लिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने बार का माहौल ख़राब कर दिया है। दोनों ने बार में रसाकशी का आलम है और सख्त लड़ाई चल रही है, दोनों के सपोर्टर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालांकि हमारी कम्युनिटी में ऐसा कभी भी नहीं रहा कि एक दूसरे को इस हद तक आप पोलराइज़ कर दें कि लड़ाई झगड़े तक चला जाए। भाई ये बड़ा अच्छा इलेक्शन होता है, खूबसूरत ट्रेडिशन है, हर साल इलेक्शन होता है, कोई ना कोई दोस्त इलेक्ट होता है, फिर दूसरे दिन जो बार का सदर इलेक्ट होता है वो सारी बार का सदर होता है, वो किसी मखसूस तबके का या अपने सपोर्टर्स का या अपने वोटर का सदर नहीं होता, बिल्कुल वो सब का सदर होता है। जी जी। अफसोस से जो हमारे सदर इस वक्त हैं उन्होंने भी एक मखसूस तबके की हद तक अपने आप को कन्फाइन कर लिया। जो दूसरी साइड पे हैं मकसूद भट्टी साहब, उनका भी एक मखसूस सा तबका है, वो उसी को ओबलाइज करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं में रहते हैं, बस बाकी लोगों की मुखालफत शुरू हो जाती है। ये इंतहा पसंदी, ये गलत चीज़ें, मसावात पे, बराबरी पे, सारी बार को आपने सर्व करना है, सारी बार के वकला आपके भाई हैं, सारी बार के आप सदर हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं, जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं कि जी विज़िट के लिए टूर एक हमारी रवायत बन गई है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छी रवायात हैं वो जारी रखी जाएंगी। अगर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है, जैसे ये जो चल रहा है चैम्बर्स का प्रोजेक्ट,
इसको मज़ीद खूबसूरत करने की कोशिश की जाएगी, इसमें ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। और अगर इसमें कोई ऐसी एम्बेजलमेंट या ऐसी कोई मॉनेटरी क्राइम मौजूद हैं तो बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा, कड़ा एहतसाब होगा। मैं अगर कल को सदर इलेक्ट होता हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है जो मेरे भाइयों के पैसे हैं वो नाजायज़ इस्तेमाल क्यों हों, मैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही तो आ रहा हूँ। इंशाल्लाह जो मेरे यंग वकला हैं, यंग दोस्त हैं, मुझे उनका बड़ा हौसला है, मेरे साथ हैं, मेरे भाई हैं छोटे। फ़ीमेल वकला के हवाले से मैं कहूँगा कि वो हमारी बहनें हैं, हमारे प्रोफेशन से हैं, वो उनका मुकम्मल तौर पे उतना ही हक़ है जैसे हमारे मेल वकला का है। वो अपना बराबर वोट भी रखती हैं, बराबर किरदार भी रखती हैं। ठीक है। प्रैक्टिस के हवाले से बड़ी मुश्किलात हैं फ़ीमेल वकला के लिए, वो बेचारी उस तरह से नहीं अपना रोल प्ले कर सकती जिस तरह से मेल वकला इंडिपेंडेंटली करते हैं या प्रैक्टिस में हैं। फ़ीमेल वकला के लिए मज़ीद मौक़े इसमें पैदा किए जाएंगे कि वो उसी तरह से प्रैक्टिस करें जिस तरह से मेल हजरात कर रहे हैं। भट्टी साहब से भी क्वेश्चन किया, देव साहब से भी, लेकिन उन्होंने दुबई जाने की हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा वकला ये हम वादा नहीं करेंगे। तो आप कोई ऐसा वादा करेंगे कि जीतने के बाद वकला को हुंजा लेके जाने के बजाय दुबई का टूर करवाया जाए, मलेशिया लेके जाया जाए, इस तरह के कोई पैकेजेस देंगे? देखें, ये होता है अगर मेरी बाहर की इकॉनमी या बाहर का रेवेन्यू इस हद तक बढ़ जाए कि हमारे पास इतने फंड्स हों कि हम उनको दुबई लेके जा सकते हैं, तो दुबई क्यों, हम लोग उनको अमेरिका तक ही सैर कराएंगे। ज़बरदस्त। अमेरिका का वादा पहले इंटरव्यू में हमारे जो सरफराज गुमन साहब है इन्होंने अमेरिका का वादा भी कर लिया। लेकिन सरफराज भाई, क्या आपके पास कोई आइडिया है कि आप बाहर की इनकम को बढ़ाएं? क्योंकि भट्टी साहब ने कहा 2016 में मैंने 2016 में 1 करोड़ रुपए का, आप भी सेक्रेटरी थे, आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए का बजट में दे के गया। देखिए, आपने खुद नाम मेरा ले लिया, उनको दयानतदारी से काम लेना चाहिए था और मेरा भी नाम लेना चाहिए था। उस वक्त की रजीम कह देते तो ज़्यादा बेहतर था कि उस वक्त की रजीम मैं जो समझता हूँ ना, वो सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, नायब सदर और मेंबर एग्जेक्टिव जो होते हैं वो रजीम होती है, वो सब उसका हिस्सा होते हैं। बल्कि इवन मैं कहूँगा जो बाहर मेंबर्स होते हैं उनकी सपोर्ट बड़ी दरकार होती है। जो बाहर के अहदेदार होते हैं उनके पीछे फोर्स मेंबर्स की होती है, बाहर की होती है। सदर सेक्रेटरी का एहतराम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसी लेवल पे करती है जिस हद तक वो अपने मोअज़्ज़ज़ बार मेंबर में मकबूल होता है। जो अपने बार मेंबर्स में मकबूल नहीं है उसका एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशरी एहतराम नहीं करती है। 3 हमने इंटरव्यू किए, तीनों ने कहा कि हमारी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, हम मात कर देंगे, अब सबको मात दे देंगे, जीत जाएंगे। सेक्रेटरी में किसी को देख रहे हैं ऐसे कि मतलब जिसकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो? 3 सेक्रेटरी हैं शायद यहाँ पे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। मेरी नज़र में तो तीनों ही स्ट्रांग हैं जी, तीनों ही अच्छा प्ले कर रहे हैं। 14 तारीख बताएगी कि कौन जीतता है, हारने वाला, जीतने वाला, सब मुअज़्ज़ज़ बार मेंबर्स हैं और सब अपने हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे बराबर हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। तो यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म होता है, लेकिन 14 तारीख का बड़ी ही बेसब्री से ना सिर्फ मुझे वकला हज़रात को बल्कि सिविल सोसाइटी, हमारे जो आम लोग हैं उनको भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि 14 जनवरी को क्या होने जा रहा है। सियालकोट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुकाबले और सबसे बड़ी सीटें हर शहर की इसमें मुंतखब होंगी। तो देखें, अब 14 जनवरी के सूरज पर ही मुनहसर है कि किसकी फतह का सूरज होगा। ये डायलॉग हमने हर प्रोग्राम में बोला, तो इसका तो 14 जनवरी ही बताएगी। फ़िलहाल इस स्टोरी से, इस कहानी से, इस बड़े प्यारे प्रोग्राम से अपने भाई नदीम गौरी को, सरफराज गुमन जो उम्मीदवार हैं सदर के, बेस्ट विशेस के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।